नमस्कार साथियों भारतीय महिला टीम और भारतीय पुरुष टीम को जो खो खो विश्व कप जिसका आयोजन दिल्ली में हो रहा था 2025 खो खो विश्व कप, इसमें भारतीय महिला टीम और भारतीय पुरुष टीम ने फाइनल में प्रवेश करके और फाइनल में अपना जीत दर्ज की। इसके लिए उन दोनों टीमों को भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान की तरफ से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। भारतीय महिला टीम एवं पुरुष टीम को खो खो विश्व कप 2025 जीतने की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। खो खो इसका आयोजन नई दिल्ली में हो रहा था। पिछले क्लास में आपको इसके बारे में आपको विस्तृत रूप से पढ़ाया गया था। तो आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं डीसी यानी डेली करेंट अफेयर एनालिसिस के इस शानदार एक नए एपिसोड में। दोस्तों आज के एपिसोड में दोस्तों आप 11 से 21 जनवरी तक के बीच में उन चुनिंदा प्रश्नों को देखिएगा जो आगामी आपके किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे। ऐसे में 11 से 21 जनवरी के बीच में तो बहुत सारे क्वेश्चनों का समावेशन हुआ है, लेकिन उन सभी में से जो चुनिंदा प्रश्न हैं जो जिसकी पूछे जाने की संभावना अधिक रहती है, उन प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज के शानदार जानदार सेशन का एक शानदार मोटिवेशनल कोटेशन के साथ। जिसकी सोच में आत्मविश्वास की महक है, जिसके इरादों में हौसले की मिठास है, जिसकी नीयत में सच्चाई का स्वाद है, उसकी पूरी जिंदगी महकता हुआ क्या है? गुलाब है। जाहिर सी बात है दोस्तों, जिसकी सोच में आत्मविश्वास की महक है, यानी आपकी सोच में अगर आत्मविश्वास हो, आपके अंदर वो आत्मविश्वास हो कि आप किसी भी काम को कर लीजिएगा, जिसके इरादों में हौसले की मिठास हो, यानी कोई काम करने में हौसला हो दोस्तों, हौसला अफजाई करना चाहिए किसी भी व्यक्ति का, और जिसकी नीयत में सच्चाई हो, नीयत हमेशा साफ रखना चाहिए। कहा जाता है कि नीयत जिसको बरकत मिलती है, जिसका नियत साफ रहता है उसी को क्या मिलती है? बरकत मिलती है। उसकी पूरी जिंदगी क्या है दोस्तों? एक महकता हुआ गुलाब है। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण दिवस से। अब महत्वपूर्ण दिवस में दोस्तों हम चर्चा करेंगे, यानी अभी तक यानी 1 जनवरी से लेके आज 21 जनवरी के बीच में उन तमाम दिवसों पर चर्चा करेंगे जो बेहद आपके लिए जानने योग्य है। तो 1 जनवरी को हम लोग बनाए थे दोस्तों विश्व वैश्विक परिवार दिवस। क्या मनाए थे? वैश्विक परिवार दिवस के रूप में मनाए थे। बात करते हैं 2 जनवरी को कौन सा दिवस मनाए थे? तो विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाए थे। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाए थे। इस पर एक एपिसोड दिया गया था दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो आपको दिया गया था, हमारे यूट्यूब चैनल पर है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है। और विश्व ब्रेल दिवस के बारे में एक संक्षिप्त और छोटी सी जानकारी यहाँ बताई गई, यहाँ टच कीजिएगा तो आपको वह वीडियो मिल जाएगा। छोटी सी संक्षिप्त जानकारी दी गई है। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज पर भी इस वीडियो को अपलोड किया गया है कुंदन सिंह के नाम से, वहाँ से भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगला है 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाते हैं। 6 जनवरी विश्व युद्ध अनाथ दिवस, यानी विश्व युद्ध में जितने भी बच्चे अनाथ हुए थे, यानी जिनके पिता सैनिक थे, जिनके पिता मर गए थे, उनकी माता, उनके बच्चे अनाथ हुए थे, उनके सम्मान में हम लोग 6 जनवरी को दोस्तों विश्व अनाथ दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि 8 जनवरी, तो 8 जनवरी को हम लोग पृथ्वी परिभ्रमण दिवस मनाते हैं, यानी जो पृथ्वी परिभ्रमण करती है, सूर्य का एक चक्कर लगाती है दोस्तों, उसी का दिवस हम लोग मनाते हैं 8 जनवरी को। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों। इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, मुंबई लौटे थे सर्वप्रथम दोस्तों। उन्हीं के सम्मान में हर एक साल हम लोग 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 10 जनवरी की बात की जाए तो विश्व हिंदी दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, यानी हिंदी को विश्व के एक रंग, विश्व के एक प्लेटफॉर्म पर ले जाना, यानी इसके भाषा के महत्ता को बढ़ाने के लिए हर एक साल हम लोग दोस्तों 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 11 जनवरी की बात की जाए तो राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, यानी जो मानव तस्कर होते हैं, मानव का तस्करी होता है दोस्तों, उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 11 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अगला पॉइंट आ रहा है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, यानी स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 15 जनवरी सेना दिवस के रूप में आ रहा है। किसके दिवस में? सेना दिवस के रूप में आ रहा है, यानी सेना के सम्मान में हर एक साल हम लोग 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। और वर्तमान में भारत के जो रक्षा मंत्री हैं वो राजनाथ सिंह हैं दोस्तों। 16 जनवरी को दोस्तों नेशनल स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। इस बार जो सेना दिवस मनाया गया था दोस्तों गोवा में मनाया गया था, और NCC महिला कमांडो के द्वारा इसमें
की परेड को सलामी दी गई थी। 16 जनवरी की बात की जाए तो नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो ये अब तक का जनवरी माह का महत्वपूर्ण दिवस था दोस्तों, हाफ का था। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन बना है। तो दोस्तों मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला यानी अंतरिक्ष में दोस्तों एक साथ 2 उपग्रह को लॉन्च करने वाला अपना देश भारत बना। इस तरह के कारनामे पहले कौन कौन से देश कर चुके हैं तो इस तरह के कारनामे पहले दोस्तों यूएस से किया है यानी अमेरिका किया है, सेकेंड नंबर पर रूस किया था दोस्तों, थर्ड नंबर पर आपका चीन किया था और 4 नंबर पर आपका देश भारत कर दिया है। यानी इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, भारत हो जाएगा। यानी अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है भारत दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि हाल ही में उच्च शिक्षा सचिव किसे नियुक्त किया गया है। हाल ही में उच्च शिक्षा सचिव किसे नियुक्त किया गया है तो आप लोग जरा बता दें कि अभी वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है। वर्तमान समय में शिक्षा मंत्री कौन है वर्तमान समय में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है। तो अभी इस क्वेश्चन का हो जाएगा उच्च शिक्षा सचिव के रूप में दोस्तों विनीत जोशी को, किन्हें, श्री विनीत जोशी को अभी उच्च शिक्षा सचिव के रूप में क्या किया गया है, अपॉइंटमेंट किया गया है, नियुक्त किया गया है। अभी वर्तमान में भारत के जो शिक्षा मंत्री है वो धर्मेंद्र प्रधान है। कौन है दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों, ये नियुक्तियां का सीरीज चल रहा है दोस्तों, अभी पूरा नियुक्ति से संबंधित ही क्वेश्चन है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए जस्टिस के रूप में किसने शपथ ली है। तो दोस्तों अभी सुप्रीम कोर्ट के नए जस्टिस के रूप में जस्टिस के विनोद चंद्रन, कौन दोस्तों, जस्टिस के विनोद चंद्रन सुप्रीम कोर्ट की नए जस्टिस के रूप में इन्होंने क्या लिया है, शपथ ग्रहण लिया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि हाल ही में किसे दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किया गया है। तो अभी दिल्ली में चुनाव चल रहा है दोस्तों, दिल्ली विधानसभा का चुनाव चल रहा है जिसमें आप, भाजपा और कांग्रेस तीनों मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। देखने की किसकी सरकार है। अभी दिल्ली के वर्तमान में आपकी सरकार है और आपके मुख्यमंत्री आतिशी है दोस्तों। अरविंद केजरीवाल के शपथ के बाद आतिशी को वहां का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली भारत की राजधानी है दोस्तों। दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसी हुई है और यमुना दिल्ली की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक मानी जाती है। अब आते हैं किसके, दिल्ली की जो लॉ एंड ऑर्डर है दोस्तों, लॉ एंड ऑर्डर का जो काम होता है वो गृह मंत्रालय के अधीन आता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन के बारे में जानते हैं कि हाल ही में किसने दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों विजय कुमार को, किसे दोस्तों, विजय कुमार को दिल्ली का नया स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किया गया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि हाल ही में इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। हाल ही में इंडियन पुलिस का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो ओपी सिंह को दोस्तों, किसे, ओपी सिंह को ऑप्शन नंबर 1 में है दोस्तों। ओपी सिंह को इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ कि हाल ही में बीसीसीआई का सचिव किसे नियुक्त किया गया। तो देखते हैं दोस्तों, पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर और पूर्व एशिया सचिव देवजीत शौकिया, कौन दोस्तों, देवजीत शौकिया को बीसीसीआई का सचिव नियुक्त किया गया है। वे जय शाह का स्थान लेंगे। यानी इससे पहले बीसीसीआई का सचिव कौन थे, तो जय शाह थे। अब जय शाह दोस्तों आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं। जय शाह आईसीसी के क्या बन गए हैं दोस्तों, चेयरमैन बन गए हैं दोस्तों, जिनका कार्यकाल 2023 से भारत वर्ल्ड कप के साथ शुरू हुआ था। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा देवजीत शौकिया हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में देश का पहला पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय खुला है।
हाल ही में किस राज्य में देश का पहला पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय खुला है? तो गुजरात में खुला है दोस्तों। कहाँ खुला है दोस्तों? गुजरात में खुला है, गुजरात के वडनगर में। गुजरात के वडनगर जिला में देश का पहला पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय खुला है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों कि हाल ही में पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? हाल ही में पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम और नागालैंड। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा दोस्तों, पूर्वी भारत का जो पहला खगोलीय वेधशाला है इसका उद्घाटन पश्चिम बंगाल में किया गया है। कहाँ किया गया दोस्तों? पश्चिम बंगाल में किया गया। अब पश्चिम बंगाल, तो इसकी राजधानी कहाँ है? कोलकाता है। वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, ममता दीदी है दोस्तों। और बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल दोस्तों हुगली नदी, वहाँ जो गंगा नदी बहती है दोस्तों, वहाँ दो पार्ट में बट जाती है। एक पार्ट को हुगली कहते हैं, एक पार्ट को गंगा कहते हैं। तो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है पश्चिम बंगाल, कलकत्ता दोस्तों। तो अब ये खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन वहाँ पे किया गया है। अगले प्रश्न पे आते हैं कि हाल ही में गंगा सागर मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गंगा सागर मेला गंगा सागर में मकर संक्रांति के अवसर पर लगता है। यह हिंदुओं का एक प्रमुख मेला है। यह मेला हुगली नदी के तट पर लगता है। यह वही जगह है जहां गंगा बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। जहां गंगा और सागर का मिलन होता है उस स्थान को गंगा सागर कहा जाता है। गंगा सागर को महातीर्थ का दर्जा प्राप्त है। कहते हैं कि सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। गंगा सागर में लगने वाला मेला 8 जनवरी से शुरू होता है और 16 जनवरी तक चलता है दोस्तों। तो इस प्रश्न का भी उत्तर क्या हो जाएगा आपको? पश्चिम बंगाल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि हाल ही में पूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है दोस्तों? किसी भी चीज़, किसी भी प्रोडक्शन का, जैसे व्यूटेक का टीवी है दोस्तों, इसके प्रोडक्शन करना है तो मान लीजिए हम इसके खूबियों के बारे में आम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, किसी सेलिब्रिटी के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार कराया जा रहा है, तो उसको उस चीज़ का क्या कहा जाता है? ब्रांड एम्बेसडर कहा जाता है। तो अभी पीवी सिंधु को, किसे दोस्तों? पीवी सिंधु जो पूमा इंडिया है उसकी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुई है। यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर संबंधित कुछ फैक्ट दिया गया है, कुछ और है। तो सलमान खान को खो खो वर्ल्ड कप 2025 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वीवो ने सुहाना खान को अपनी वाई सीरीज स्मार्टफोन्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा को दुबई स्पोर्ट्स काउंसिलिंग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। आलिया भट्ट लोरियल पेरिस की वैश्विक राजदूत बनी है। मैरी कॉम, सानिया मिर्जा और रणविजय सिन्हा को प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। पूमा इंडिया ने रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी को अपना पहले से ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था। बिस्लेरी लिमोंटर ने आदित्य रॉय कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया और स्लाइस ने नैन तारा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का 150वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हमने पहले भी दिया था, यानी पहले ही पेज पे दिया था दिवस में, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन को बताने के पीछे मेरा कारण क्या है? तो जो भारतीय मौसम विज्ञान है दोस्तों, इसने हाल ही में अपना 150वां स्थापना दिवस मनाया। तो जो 150वां स्थापना दिवस है दोस्तों, ये कहाँ मनाया गया है? तो ये भारत मंडप दिल्ली में मनाया गया। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन भारत मंडप दिल्ली में। भारत मंडप कहाँ है दोस्तों? दिल्ली में है। इसका आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया। इस पर भारतीय मौसम विज्ञान के द्वारा एक मिशन मौसम ऐप को लॉन्च किया गया है। मिशन मौसम ऐप को क्या किया गया था दोस्तों? लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा 14 जनवरी। क्या हो जाएगा दोस्तों? 14 जनवरी हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार पुरुष और महिला में किसे प्राप्त हुआ? तो एनेबल सदरलैंड इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की है दोस्तों, और जसप्रीत बुमराह इंडिया के हैं। अभी वर्तमान में भारतीय टेस्ट क्रिकेट के क्या थे? कैप्टन थे दोस्तों।
बीच में ही रोहित शर्मा हट गए थे, तो इनको कैप्टनशिप दिया गया था। तो जो दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ होता है दोस्तों, उसमें एनाबेल सदरलैंड और जसप्रीत बुमराह को क्या हुआ, प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार मिला है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि प्रधानमंत्री मोदी फरवरी में कहाँ एआई शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। तो दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी फरवरी में फ्रांस में, कहाँ दोस्तों, फ्रांस में एआई शिखर सम्मेलन में, कब, एआई शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं, शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में सौर पवन हाइड्रोजन और बैटरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म का अनावरण किसने किया है। तो दोस्तों पीयूष गोयल के द्वारा, किनके द्वारा, पीयूष गोयल के द्वारा सौर पवन हाइड्रोजन। इसका उद्देश्य है दोस्तों 2030 तक 50 गीगावाट, कितना, 50 गीगावाट बिजली का उत्पादन करना, 50 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य को प्राप्त करना, 50 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा को प्राप्त करना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य में पेंगोलिन की एक नई प्रजाति पाई गई है। तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं दोस्तों, ये नन्ही मुन्नी आंखों वाली, ये क्या है, पेंगोलिन है। और पेंगोलिन की एक नई प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में पाई गई है। कहाँ पाई गई है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में पाई गई है। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, विश्व बैंक ने भारत की विकास दर कितना % रहने का अनुमान लगाया। तो दोस्तों अगले 2 वित्तीय वर्ष यानी 2025 से 27 में भारत की अर्थव्यवस्था में 6.7% की वृद्धि होने का अनुमान है, जो कि चालू वित्तीय वर्ष 6.5% की वृद्धि दर से क्या है, अधिक है। भारत सबसे तीव्रता से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है, जबकि वैश्विक जीडीपी वृद्धि 2.7 पर स्थिर है। इस वर्ष चीन की वृद्धि 4.5% रहने का अनुमान है दोस्तों। अगले वर्ष धीमी होकर 4% रह जाएगी। और इस वर्ष अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो 2.3% और अगले वर्ष 2% की वृद्धि होने का अनुमान है। तो भारत के लिए अनुमान कितना किया गया है, 6.7% किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, तो विश्व बैंक के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा किया गया है। तब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों कि हाल ही में ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य देश कौन सा बना है। तो दोस्तों ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य देश आपका इंडोनेशिया बना है। कौन बना है दोस्तों, इंडोनेशिया बना है दोस्तों। अब इंडोनेशिया, इसकी राजधानी जकार्ता है दोस्तों। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति अब की बार 26 जनवरी के परेड पर मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लेने वाले हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष बनेंगे। तो दोस्तों बहादुर सिंह साहू, कौन, बहादुर सिंह साहू भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के क्या बनने वाले हैं, अध्यक्ष बनने वाले हैं। और भारतीय एथलेटिक्स संघ, इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है दोस्तों। इसका मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों, कौन सा देश 21 देशों की टेक्निकल सेमिनार को होस्ट करेगा। तो दोस्तों भारत, अपना देश भारत 21 देशों का जो टेक्निकल सेमिनार है उसको होस्ट करेगा, उसकी मेजबानी करने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कि हाल ही में कहाँ बैंडेड रॉयल तितली की खोज की गई है। तो त्रिपुरा में दोस्तों, कहाँ, त्रिपुरा में बैंडेड रॉयल, यानी जो आप तितली देख रहे हैं दोस्तों, कौन सा तितली है, बैंडेड रॉयल तितली है। इसकी खोज कहाँ की गई है, तो त्रिपुरा में की गई है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कि हाल ही में सिग्नेचर ग्लोबल के नए CFO के रूप में किसने शपथ लिया है। तो संजीव कुमार शर्मा, कौन दोस्तों, संजीव कुमार शर्मा सिग्नेचर ग्लोबल के नए CAF के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए CIP-AIR ऐप लॉन्च किया है। तो सिप्ला दोस्तों, कौन, सिप्ला अस्थमा की जांच के लिए CIP-AIR ऐप लॉन्च किया है।
आगे आते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि हाल ही में किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू की है। तो नितिन गडकरी द्वारा, किनके द्वारा दोस्तों, नितिन गडकरी के द्वारा। भारत के अभी परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, परिवहन मंत्री सड़क एवं राज्य मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा सड़क दुर्घटना के पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दोस्तों कि हाल ही में कौन सा देश संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय परमाणु इकाइयों से प्रतिबंध हटाएगा। तो अमेरिका हटाएगा दोस्तों। कितने परमाणु, तो 3 परमाणु इकाइयों से, 3 परमाणु इकाई से क्या करेगा, यह संबंध को क्या करेगा दोस्तों, हटाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किस आईआईटी के द्वारा किया गया है। तो आईआईटी मद्रास के द्वारा दोस्तों एशिया के सबसे उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन अपराधों की गणनाक्षिक ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू की है। तो कर्नाटक सरकार। कौन सरकार दोस्तों, कर्नाटक सरकार ने वन अपराधों को रोकने के लिए गरुणाक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली की शुरुआत की है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि भेल ने किस देश में जल विद्युत परियोजना को चालू की है। तो दोस्तों भूटान में। किस देश में, भूटान में। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा भूटान में एक क्या किया गया है, जल विद्युत परियोजना का शुभारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों कि किस राज्य सरकार ने अस्थायी खेती के लिए सौर पंपों को बढ़ावा दे रही है। तो पंजाब गवर्नमेंट। कौन गवर्नमेंट दोस्तों, पंजाब सरकार अस्थायी खेती के लिए सौर पंपों को बढ़ावा दे रही है। ये दोस्तों अब तक का सवाल है, आपके स्क्रीन पे है, फुल एक्सक्लेमेशन के साथ था दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको होपफुल लगे, अच्छा लगे, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।